आप सभी को नमस्कार। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा। सीओए का जो पहला टॉपिक है दैट इज डिजिटल सिस्टम, है ना। उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई हार्डवेयर किस तरह से काम करता होगा और डिजिटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप ठीक से देख पाए, है ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये सारी चीज़ें, है ना, अवेलेबल हो पाए और सभी अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ पाए, है ना। और हार्डवेयर के बारे में जानकारी भी हो पाएगी। इस तरह से वीडियो को तैयार किया जा रहा है सो दैट कि आप इसमें एग्जाम में अपना कायदे से पेपर कर पाएँ, अच्छे से पेपर कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम की। देखिए, एक तो आपको पता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये जो सब्जेक्ट है ये हार्डवेयर बेस्ड है। तो हार्डवेयर बेस्ड होने का मतलब यहाँ पर जो भी बात होगी वो हार्डवेयर रिलेटेड होगी। हार्डवेयर किस तरह से फंक्शन करता है, उसको किस तरह से हम आर्किटेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हम है ना डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे वो फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, और कैसे एक दूसरे के साथ कौन कौन से इंटरफेस काम करेंगे जिससे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए हम यहाँ पर पूरा जो फोकस रखेंगे वो हार्डवेयर पर ही रखेंगे। चलिए आइए हम लोग डिजिटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी और एक डिजायर्ड आउटपुट हमको उसके द्वारा मिलेगा। कई बार जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो उसकी प्रोसेसिंग भी होगी, या वो जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पहले स्टोर कर लेंगे, फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब वो प्रोसेस हो सकता है ना। इसके लिए वहाँ पर एक स्टोरेज यूनिट होगा। तो जिस पार्ट से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी इनपुट यूनिट, है ना। तो अगर हम डिजिटल यूनिट्स को, डिजिटल फंक्शन की यूनिट्स को हम देखने जाएं तो आप देखेंगे एक तो इनपुट डिवाइसेज होंगे, इनपुट यूनिट होगी, एक आउटपुट डिवाइसेज होगा जिससे हमें आउटपुट लेना होगा, जहाँ पर डेटा आपका स्टोर हो सकता है, परमानेंटली स्टोर हो या टेम्पररली स्टोर्ड हो, है ना, या जहाँ पर आप प्रोग्राम को स्टोर करके रखेंगे उसके लिए एक स्टोरेज यूनिट होगा। और डेटा हमारा जहाँ पर प्रोसेस होगा, मतलब अगर एडिशन होना है तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है, वो जो भी प्रोसेस होना है उसके लिए हमारे पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी जिसके दो पार्ट होंगे, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है। तो एक एक करके हम इन सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट वह यूनिट है जिसके द्वारा हम एक डिजिटल सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ये इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा देते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो सकता है, आप कीबोर्ड में कोई इनपुट देते हैं तो वो ना प्रोसेसिंग यूनिट को उसको उससे जो भी इनपुट हम देते हैं वो मिलता है। माउस के द्वारा कुछ इनपुट आप दे सकते हैं, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन्स है ना, गेम कंट्रोलर है, इमेज स्कैनर है, आपका ये बारकोड स्कैनर है, आप उसको देखेंगे बारकोड रीडर जिसको बोलते हैं ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा आपका टच पैड है, आप देखिए आपका टच पैड हो गया, लाइट पेन हो गया, स्क्रीन का जो वो है आपका टच स्क्रीन है, इसके द्वारा भी जो इनपुट देते हैं, ये सारे जितने भी ये सब इनपुट देने के तरीके हैं, है ना। इन सारे डिवाइसेस की सहायता से आप एक सिस्टम को इनपुट देते हैं। जब भी कोई की प्रेस किया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग लेटर या डिजिट ऑटोमेटिकली एक डिजिटल कोड में ट्रांसलेट हो जाता है और केबल के द्वारा ये प्रोसेसर को या मेमोरी को चला जाता है, और इसके बाद जो भी इनपुट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है ना। दूसरा जो पोर्शन है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो भाग आपको अभी बात कर रहे थे हम लोग। एक आपका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? ऐसा सिस्टम जहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, है ना। तो जैसा हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, मान लीजिए हमारा एक इंस्ट्रक्शन है ऐड, है ना, R1, R2। इसका मतलब ये है कि R1 में, है ना, R1 प्लस R2 आपको मिलना है। पहले हमें R2 का डेटा चाहिए, R1 का डेटा चाहिए, फिर इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर इसको R1 में स्टोर कर देना है। तो R1 का डेटा, R2 का डेटा जहाँ ऐड होगा वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना। तो इंस्ट्रक्शन में जो ऑपकोड होता है, ऑपकोड का ये पोर्शन, ऑपकोड फॉर्मेट में ऑपकोड जो होता है हमारा ऐड जैसे यहाँ पर, है ना, ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये अरिथमेटिक भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
या जो भी आपके फंक्शंस होंगे, या लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो सकते हैं लाइक एंड और नॉट, है ना, ये सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है जो नॉट गेट का ही पार्ट होता है ना, क्योंकि नॉट का काम क्या होता है, आप लॉजिक गेट का मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, वीडियो नंबर 4 या 5 है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ये है, कोई भी इनपुट हम नॉट गेट को देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट में, मतलब अब 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ये सारे फंक्शंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होते हैं। इसके लिए अलग अलग सर्किट होते हैं और जिस समय जिस ऑपरेशन की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग एक सर्किट सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसी एग्जांपल में दूसरी बात जो बात कर रहे हैं, R1 और R2 जब हमें ऐड करना है तो R1 से डेटा को रीड तो करना पड़ेगा। ये R1 हमारा रजिस्टर है, यहाँ पर कोई एड्रेस है ना, तो इस एड्रेस पर जो हमारा रजिस्टर है उसमें कोई डेटा है, ये डेटा को पहले रीड करना पड़ेगा। तो दोनों ही रजिस्टर के डेटा को रीड करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम ALU को देंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। तो ये रीड तब होगा डेटा यहाँ से जब इसको रीड सिग्नल मिलेगा। ऐसे ही जब ALU का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और कुछ आउटपुट आया तो इस आउटपुट को फिर किसी रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने का मतलब राइट करेंगे आप डेटा को, तो डेटा को राइट करने के लिए राइट इनेबल करना पड़ेगा। रीड सिग्नल या राइट सिग्नल इनेबल करने के लिए जो सिग्नल्स हमारे जनरेट किए जाते हैं वो पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा पोर्शन है जो करता है, उसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट इन्हीं काम के लिए है कि इस रीड ऑपरेशन होना है या राइट ऑपरेशन होना है, मेमोरी से रीड होना है या इनपुट पोर्ट से रीड होना है, मेमोरी में राइट करना है या आउटपुट पोर्ट पर राइट करना है, या और कहीं पर राइट करना है, सेकेंडरी मेमोरी में राइट करना है, ये सारे, या आपके CPU के रजिस्टर्स में ही उसको स्टोर करके रखना है, आगे उसको प्रोसेस नहीं करना है ना। डेटा कब रैम में जाएगा, रैम से डेटा राइट होगा या रैम से डेटा रीड होगा या रैम में डेटा राइट होगा। तो ये जो सिग्नल्स है, कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट हो रहे हैं, है ना, वो किसके द्वारा जनरेट होते हैं, कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट होते हैं। तो आप अगर इसको देखें तो हम कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ये इनपुट के द्वारा आप कोई कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोड इसमें पहले से लिखा होगा, जो भी होगा, है ना, तो उसके द्वारा आप इनपुट से डेटा देते हैं। तो उस समय ये स्टोरेज यूनिट में रखे हुए किसी डेटा को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है। इस प्रोसेसिंग में कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो सिग्नल्स है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, स्टोरेज यूनिट को सेंड किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कुछ रजिस्टर्स इनेबल होते हैं या पोर्ट्स इनेबल होते हैं, कहीं से डेटा आता है, कहीं पर डेटा को सेंड किया जाता है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद डेटा का दो पार्ट है, या तो वो किसी स्टोरेज यूनिट पर जाकर स्टोर हो जाएगा या तो वो आउटपुट यूनिट को चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हमें इन चीजों को मॉनिटर करना होगा, हम आउटपुट पोर्ट की सहायता से इसको देखेंगे, है ना। अभी आउटपुट पोर्ट पर हम बात करते हैं। मेमोरी यूनिट, तीसरी जो यूनिट है इसमें मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट को आप दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक आपका प्राइमरी मेमोरी है और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी है ना। तो प्राइमरी मेमोरी को अगर आप देखें तो प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसका आप रैम कह सकते हैं और रोम कह सकते हैं, है ना। एक रैम है, दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में डेटा आपका फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है, एक बार इसको राइट कर देते हैं उसके बाद आप उसमें दोबारा डेटा को बदल नहीं सकते, अब केवल रीड किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसका डेटा हमेशा बना रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर का पावर टर्न ऑफ कर दीजिए चाहे ऑन कर दीजिए, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। दूसरा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यहाँ पर ये वोलाटाइल मेमोरी है। पहले तो इसके बारे में बात कर ले। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो पावर सप्लाई है उसको ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो फिर सब आप ऑन करेंगे तो रैम में कोई डेटा अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये आपका रीसेट हो चुका होगा, है ना। ये इसका मतलब जो डेटा इसमें था वो सब वोलाटाइल है। वोलाटाइल होने का मतलब वुडन सील है, वो सब गायब हो गया। क्लियर है, पहले तो ये हो गया। दूसरा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। जब आप कोई प्रोसेस को रन कराते हैं तो उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब इनिशियली रैम में आकर स्टोर होती हैं। वो रैम में आकर स्टोर हुई, उसके बाद जब उन फाइल्स का यूज खत्म हो जाता है तो उन पेजेस को रिप्लेस करके दूसरे पेजेस उनका स्थान ले लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक गेम अपलोड कर रहे हैं, है ना, तो गेम अपलोड करने के दौरान
उसके मान लीजिए 50,000 प्रोसेसेस हैं और एक समय में आप 10,000 प्रोसेसेस ही कर सकते हैं। तो उसके 10,000 पेजेस पहले आप लोड हो जाएंगे रैम में, वो प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद रैम से ये पेजेस रिप्लेस करके अगले 10,000 पेजेस यहाँ पर फिर लोड हो जाएंगे और इस तरह से 5 भाग में ये पूरा का पूरा गेम आपका लोड हो जाता है। तो रैम में लगातार रीड और राइट का प्रोसेस चल रहा है, मतलब उसमें एक डेटा आया, फिर उसको रीड किया गया, प्रोसेसर ने उस डेटा को यूज कर लिया, फिर पेज को हटाकर दूसरा राइट किया गया, दूसरे 10,000 है ना। तो रीड और राइट लगातार उसमें चलता रहता है। क्योंकि इसमें रैंडम डेटा आपके आ रहे हैं, जैसे आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके प्रोसेसेस में जो भी आपके पेजेस होते हैं वो पेजेस जल्दी से अपलोड हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर उनको प्रोसेस किया जाता है और ये लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसको रैंडमली एक्सेस किया जाता है। क्लियर है ये? दूसरा जो मेमोरी हमारा है वो है सेकेंडरी मेमोरी, जिसकी हम बात कर रहे थे। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को अगर आप देखें तो ये आपका जो भी ऐसे स्टोरेज हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, मेन मेमोरी के बाहर की चीजें। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव हो गया, है ना, ये आपका मैग्नेटिक टेप हो गया, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क हो गया, या आपका ऑप्टिकल डिस्क हो गया। ऑप्टिकल डिस्क आप देख लीजिए, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी, है ना, ब्लू रे डिस्क, ये सारे जितने हमारे हैं, ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब आप देखेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी में ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ये जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको आप फिर यूज कर पाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट की, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो भी डेटा है वो कहीं हमने स्टोर करके रखा या आउटपुट पोर्ट को सेंड कर दिया। अगर उसको हमें मॉनिटर करना है या ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम किसी तरह के आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं जिसमें हम आउटपुट को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल हमने ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया तो माउस के द्वारा जो क्लिक किया गया दैट इज इनपुट, और जो फाइल ओपन हो गया है ये हमारा क्या है, आउटपुट है। इसको हम कहाँ देख पाएंगे? मॉनिटर पर देख पाएंगे, है ना। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। आपने कोई जो भी आउटपुट है उसको आप प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं, है ना, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये इसके अलावा स्पीकर से आप आवाज सुन सकते हैं, तो आप इनपुट करते हैं, कोई प्लेयर आप ऑन करते हैं तो माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, प्लेयर के द्वारा प्रोसेसिंग हो रही है, वहां से आउटपुट क्या जनरेट होगा, म्यूजिक, है ना, या कोई साउंड, उसको आप कैसे सुनेंगे, स्पीकर के द्वारा। स्पीकर क्या है, आउटपुट यूनिट का पार्ट है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब हमारे कॉमनली आउटपुट डिवाइसेज हैं। सबसे फेमिलियर जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर ही है, क्योंकि आप उसको हमेशा इधर उधर देख पाते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं उसको आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इतनी बात यहाँ पर डिजिटल सिस्टम में करनी थी, उसके ये फंक्शंस होते हैं। आपके एग्जाम में जब भी आएगा ये, है ना, आप इसको पूरा अच्छे से लिख के आइएगा विद ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन। अगले पार्ट में हम लोग अगले लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ।